Hello students, welcome to Adi Pathshala. Today we are going to discuss part 4th of your chapter Work and Energy, class 9th. आज का जो वीडियो है ये थ्योरेटिकल पार्ट का लास्ट पार्ट है, ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन का लास्ट पार्ट है एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल्स, ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल ऑफ एनसीईआरटी, ठीक। तो आज का जो वीडियो इसमें पावर से स्टार्ट करेंगे और 2 पॉइंट्स बचे हुए हैं उन्हें देखेंगे और मेजर जो पार्ट है जिसमें प्रूफ्स हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो सब कुछ आपको पिछले वाले वीडियोस में मिल जाएगा सेकेंड एंड थर्ड में। तो चलिए, पावर क्या है? सीधी सी चीज़ है, कोई भी इंसान या कोई भी मशीन जितनी तेज़ी से, जितना फास्ट वर्क कर सकता है, जितने कम टाइम में वर्क कर सकता है, दैट इज़ पावर, उतना ही ज़्यादा वो पावरफुल है, ठीक है। इसको साइंटिफिक टर्म से ऐड करना, किसी अदर टर्म से नहीं, ठीक। जितनी फास्टली कोई काम कर सकता है, ठीक है, जितना कम रेट में कोई भी मशीन वर्क कर सकती है, उतनी ही ज़्यादा वो पावरफुल मशीन है। इसको आप एफिशिएंसी से भी जोड़ सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट टाइम, जितना फास्ट वर्क हो रहा है, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा? पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम। तो समझ में आ रहा है कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक। देखेंगे इसे, यस, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो इसकी यूनिट क्या होगी? वर्क यूनिट क्या होती है? जूल। टाइम की यूनिट सेकेंड, जूल पर सेकेंड हो गई। इस पूरी चीज़ को मिला करके वॉट कहते हैं, ठीक। इसके अदर फॉर्मूले भी हैं, उन्हें भी देख लो। वर्क को क्या बोलेंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन, और ये टाइम दिया है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को वेलोसिटी कह सकते हो, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद हमें पता है कि वर्क और एनर्जी आपस में सेम चीज़ें होते हैं, तो आप इसे एनर्जी अपॉन में भी टाइम कह सकते हो। और एनर्जी को यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र करो तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है, ठीक है। फॉर्मूला इजी है, आपने से भी निकाल सकते हो आराम से ईजिली, ठीक है। समझेंगे किलोवाट क्या है? किलोवाट, किलो मीन्स 1000, वाट मीन्स वाट, तो 1 किलोवाट मीन्स 1000 वाट। अब जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, या अभी उस लेवल पे आप मत देखो, आप समझ लो कि जो किलोवाट आवर होता है, ठीक है, उसका एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, मतलब किलोवाट आवर का जूल से क्या रिलेशन है, ठीक है। देखिए, जूल बहुत ही छोटी यूनिट है, ठीक है, तो कॉमर्शियल लेवल पे ये यूज़ नहीं हो सकती, बट जो किलोवाट आवर है ये बड़ी यूनिट है, तो ये कॉमर्शियल लेवल पे यूज़ होती है। इस वजह से घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर होता है उसमें किलोवाट आवर वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक। अब रिलेशन क्या है देखो, देखिए कि 1 किलोवाट इज़ द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड, ठीक है, ये तो आप समझ गए हो, दिख भी रहा है। किलोवाट आवर जो जो लिखा है वैसे वैसे उसे लिखो। किलोवाट मतलब 1000 वाट होगा, किलो मीन्स 1000, वाट मीन्स वाट, इनटू आवर दिया है तो 1 आवर। अब वाट को हम जूल पर सेकंड बोलते हैं, हाँ बिल्कुल बोलते हैं। 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? सेकंड में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ अपॉन में सेकंड है, तो सेम यूनिट्स रहनी चाहिए। 1 घंटे में 60 मिनट, ठीक है, और 60 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 टोटल मिला करके हो गया 3600। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे जब भी आप, तो यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान देना कि जब कभी आप ऐसा कुछ सॉल्व करते हो तो जो ये पार्ट होते हैं ना, यूनिट्स, ये भी आपस में कैंसिल होती हैं, तो एक सिंगल यूनिट तैयार होती है। ये चीज़ आप जब बहुत आगे पढ़ोगे, 11th में पहुँचोगे, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि सेकंड से सेकंड कैसे कट रहा है, ठीक। वहाँ पे एक यूनिट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर है। तो 1000 इंटू दिस वन फुल पूरा मल्टीप्लाई करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 जीरोज़ है, 10 टू पावर 5 आना चाहिए, बट स्टैंडर्ड फॉर्म हमसे ये कहता है कि आपको एक प्लेस डेसिमल लेना होगा, ठीक है। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, तो 1 किलो वाट इज इक्वल टू दिस मच। यहाँ से पूरा थ्योरेटिकल पार्ट एंड होता है और अभी से ही एनसीईआरटी शुरू कर देते हैं। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ठीक है। शुरू करेंगे। यहाँ हमारी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि लुक एट द एक्टिविटीज़ लिस्टेड बिलो, रीज़न आउट वेदर वर्क इज़ डन,
ठीक है, इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क, मतलब कहने का कि वर्क, यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ कंडीशंस दी गई हैं। सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड, ठीक है, कोई है जो पॉन्ड में तैर रहा है। डंकी है जिसने सर पर बैक पर लोड लिया हुआ है। एक विंड माइल है, ठीक है, जो कि पानी एक कुएं से निकाल रही है। विंड माइल जो पंखे जिसमें लगे होते हैं। एक फोटोसिंथेसिस का केस है, वो यहाँ वर्क हो रहा है नहीं। एक इंजन एक ट्रेन को खींच रहा है, वर्क हो रहा है नहीं। फूड ग्रेन्स धूप में सूख रहे हैं, वर्क हो रहा है या नहीं। एंड सेल बोट इज़ मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी, हवा की वजह से एक विंड एनर्जी हवा की वजह से एक नाव मूव कर रही है, ठीक है, पानी में। तो केसेस को देखेंगे। अब इसमें कुछ चीज़ें तो देखते ही समझ में आ जाएंगी कि वर्क का सबसे पहले कॉन्सेप्ट आप समझ लो कि वर्क होना तभी कहा जाता है जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है। अगर इनमें से कोई अपोजिट डायरेक्शन में होता तो हम उसे नेगेटिव वर्क कहेंगे, ठीक है, जो कि फ्रिक्शन करता है या एक्सेलरेटर करता है, जब आप गाड़ी को डी एक्सेलरेट करते हो तो जो काम ब्रेक्स करते हैं वो भी एक नेगेटिव वर्क होता है। फ्रिक्शन भी एक नेगेटिव वर्क करता है, ठीक है, एक फ्रिक्शन के जरिए किया गया वर्क नेगेटिव है। बट अगर डिस्प्लेसमेंट ही ना हो या वहाँ फोर्स ही ना हो तो वहाँ वर्क नहीं कहा जाएगा। अब पहले केस को देखिए, स्विमिंग इन अ पॉन्ड, अगर आप पानी में तैर रहे हैं या तालाब में तैर रहे हैं तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और वर्क भी फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ वर्क हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट इज अ डंकी विथ लोड, एक गधा है, गधा थोड़ा अजीब सा बन गया है, इसकी बॉडी पर एक लोड रखा है जिसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है और ये चल आगे रहा है। यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो वर्क कभी भी फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ वर्क नहीं हो रहा है, सीधी सी चीज़ है। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि जब कभी भी फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क वहाँ नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट इज विंड माइल है, ठीक है, पानी ऊपर उठा रही है, फोर्स नीचे लग रहा है लेकिन पानी ऊपर जा रहा है, नेगेटिव वर्क ही है लेकिन हो रहा है, तो ये वर्क कंसीडर होगा। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में वर्क और डिस्प्लेसमेंट जैसी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई वर्क नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज एक इंजन है जो कि ट्रेन को खींच रहा है, जेन्युइन है, यहाँ पे वर्क हो रहा है, इंजन फोर्स अप्लाई कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है उसी डायरेक्शन में, ठीक है, तो यहाँ वर्क हो रहा है। अब इंजन के जरिए किया गया जो काम है दैट इज़ पॉजिटिव वर्क, और जो फ्रिक्शन के जरिए किया गया काम है दैट इज़ नेगेटिव वर्क, ठीक। आगे बढ़ेंगे इसी क्वेश्चन में। फूड ग्रेन्स आर बीइंग ड्राइड, धूप में दाने सूख रहे हैं, अनाज सूख रहा है, ना डिस्प्लेसमेंट है ना वर्क जैसी कोई कहानी बन रही है, ठीक, तो यहाँ कोई वर्क नहीं हो रहा है। अ सेल बोट इज़ मूविंग ड्यू टू विंड, हवा चल रही है जिससे नाव आगे बढ़ रही है, तो सीधा सा मतलब है कि फोर्स अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर वर्क हो रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। An object thrown at a certain angle on the ground moves in a curved path, falls back to the ground. The initial and final points of the path of the object lie on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity on the object? अब ध्यान से देखो, इनका कहने का मतलब ये है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने किसी भी एंगल पर ऐसा उठा के ऐसा फेंक दिया, ये फेंका, एक कर्व्ड पाथ को फॉलो किया और नीचे आ गया। बोल रहा है कि फोर्स ग्रेविटी अप्लाई कर रही है इस चीज़ पे लगातार, तो क्या इस पे वर्क हुआ है या नहीं। एक एक पॉइंट को अगर ध्यान से देखोगे, mg नीचे mg नीचे mg नीचे लग रहा है, हर पॉइंट पे 3 ही पॉइंट बने हैं, बट जितने भी इसमें पॉइंट होंगे मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स के लिए हर बार डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, यहाँ 90 डिग्री फॉर्म, यहाँ 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो इससे ये बात साफ पता चलती है कि फिर से वही चीज़ कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन इधर लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है।
इससे पता चलता है कि ग्रेविटी यहाँ पर कोई काम नहीं कर रही है, नो वर्क डन बाय ग्रेविटी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, अब तो न्यूमेरिकल्स पे आ ही गए हैं, ठीक है, तो उसकी डिस्कशन आगे करेंगे, तब तक स्टडी करते रहिए। थैंक्स।